नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं आदती त्यागी। बात करेंगे अफगानिस्तान की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि अफगानिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो माहौल बना है, उसकी तस्वीरें तो आप लगातार जी न्यूज पर देख ही रहे हैं। लेकिन हर भारतीय के जहन में अफगानिस्तान से जुड़ी 22 साल पहले की वो तस्वीर आज भी ताजा है, जब IC-814 को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया था और उस वक्त भी तालिबान ही था। इसीलिए आज ये बड़ी बहस इन सवालों के साथ, देखिए वीडियोस तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वीडियोस दिखा रहे हैं कि कैसे तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अफरा तफरी का माहौल, लोग किसी भी तरीके से जान जोखिम में भी डालने के लिए तैयार, बल्कि कई लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी। किस तरह की हेल्पलेसनेस आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, आप अंदाजा लगाइए कि लोगों पर इस वक्त काबुल में क्या बीत रही होगी, इस समय काबुल में किस तरह के हालात होंगे, उसकी एक तस्वीर ये है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसी को, तो ये अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका से धोखे की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने तालिबान को मौका दिया है वापसी का, ये आरोप लगातार लगा रहे हैं। बड़ी तस्वीर है, एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि दुनिया इस बड़ी डेवलपमेंट से अछूती नहीं रहेगी। और ख़ासतौर पर भारत की बात की जाए तो जैसे कि हमने आपसे शुरू में ही कहा, IC-814 का अपहरण और उसके बाद किस तरह से 3 आतंकियों की रिहाई कराई गई, वो विमान कंधार ही ले जाया गया था और एक बड़ा रोल उसमें भी तालिबान का रहा था। ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही हैं, चाइना तालिबान को मंजूरी दे सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। रशिया इनसे बातचीत के लिए तैयार है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो बड़ा सवाल ये, क्या तालिबान को अब लेजिटिमेसी मिलने वाली है? तो इस वक्त काबुल में क्या चल रहा है, क्योंकि भारत में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उनके रिश्तेदार इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। मेरी सहयोगी भावना किशोर के साथ एक ऐसी फैमिली है। भावना, सबसे पहले तो इनसे पूछिए कि इनकी जब घर में बात हुई है, काबुल में बात हुई है, तो इनके जो रिश्तेदार हैं, कौन है काबुल में इनका, और क्या बातचीत हो रही है, वहां से क्या पता लग रहा है इन्हें, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत भयावह हैं। भावना तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 15 अगस्त 2021 किस तरीके से कई एक्सपर्ट्स भी चौंक गए, जितनी तेज़ी से तालिबान काबुल पहुंचा है। उंगली अमेरिका की तरफ भी उठ रही है, अमेरिका का धोखा इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, देखिए ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है, किस तरह से अफगानी लोग जो दुनिया भर में फैले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे आगे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान। लोगों के इस गुस्से को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। महिलाओं का क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा, उनको लेकर तालिबान किस तरह के नए नियम कायदे लेकर आएगा, उसको लेकर लोगों में डर है। क्योंकि जब पिछली बार आया था, जब पिछली बार अमेरिका ने जब तालिबान को खदेड़ा था, तो सेलिब्रेशन की बहुत खूबसूरत तस्वीरें तब आई थी। साथ ही एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भारत की अध्यक्षता में अब से बस थोड़ी ही देर बाद UNSC की बैठक होने जा रही है। UNSC के 2 अस्थायी सदस्यों ने इस बैठक की मांग की है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगस्त के महीने के लिए अध्यक्षता भारत के पास है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत अहम ये मीटिंग रहने वाली है कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दूसरी तरफ VP साले की मीटिंग चल रही है पंजशीर में, वहां पर क्या होता है उसे लेकर भी अब तस्वीर साफ होनी चाहिए। उसे लेकर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले 1 घंटे में मिलने शुरू हो जाएंगे। और अफगानिस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है, अफगानिस्तान की तस्वीर क्या होगी आगे चलकर, तालिबान किसे क्या जिम्मेदारी दे सकता है, और क्या अफगान गवर्नमेंट जिसके राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सरेंडर कर दिया, उनका क्या रोल, क्या 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 उस पुरानी सरकार के नुमाइंदों का उसमें रोल हो सकता है। ये बहुत सारे सवाल है। मेरी सहयोगी भावना किशोर मुझे बताया गया हमारे साथ जुड़ गई। भावना, आपके साथ जो लोग हैं उनके कौन से रिश्तेदार जो इस वक्त काबुल में, काबुल से जो तस्वीरें वो लगातार पैनिक क्रिएट करने वाली है। हम लोगों को स्पष्ट करते हुए, पैनिक क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, हम आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहे हैं जो आ रही हैं इस वक्त और आई हैं पूरे दिन में काबुल से। आपके साथ जो लोग हैं क्या कह रहे हैं भावना?
देखिए अदिति, काफ़ी संख्या में जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जंगपुरा का इलाका आप देख सकती हैं, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जिनके परिवार के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, परेशान हैं, दहशत में हैं। बहुत सारे लोग उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपके माँ बाप वहाँ पर हैं, आपके परिवार के लोग हैं, क्या कुछ बात हो पाई है उनसे? इन द नेम ऑफ गॉड, वह हालत बहुत ख़राब है। वह सब डरता है और लोग कभी बाहर, मेरा फैमिली तो अभी तक बाहर भी नहीं निकला है डर की वजह से। और सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियोस आ गया और उसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्या हालत है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तालिबानियों पर आप भरोसा कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि इनसे ये नहीं, तालिबान पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल पहले भी एक्सपीरियंस है उन लोगों का कि वो लोग कैसा लोग हैं। कुछ भरोसा नहीं है उन लोगों के ऊपर। इसीलिए बार बार भावना ये कह रहे हैं, इसीलिए भावना हम बार बार ये कह रहे हैं कि तालिबान की जो तस्वीरें हमने देखी, और इसीलिए मैंने IC-814 का भी जिक्र किया, क्योंकि जब भारतीयों के सामने तालिबान की बात की जाती है तो उस तालिबान की बात की जाती है जिसने एक बड़ा जख्म हमें दिया था। भावना, इनसे पूछिए क्या पेट्रोलिंग हो रही है वहां पर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वहां पर गन शॉट सुने जा रहे हैं, वहां पर लूटपाट की खबरें, सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें। इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, वो क्या बताते हैं, क्या चल रहा है? वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बाहर जो चल रहा है वो तो उन्हें पता होगा ना। अच्छा, कुछ तस्वीरें ऐसे भी आ रही हैं, क्या तालिबानियों की तरफ से घर में घुसपैठ हो रही है, लूटपाट हो रही है, ऐसी कोई जानकारी वहाँ से क्या बात हो पा रहा है? अभी तस्वीरें क्या है वहाँ की सड़कों की, क्या हालत है? हाँ, अभी जो है सारे घर वाले जो है बहुत लोग डर में हैं, सब घर में रहता है और तालिबान भी अनाउंस किया है कि कोई घर से नहीं निकलेगा, तो सब लोग अंधेरे में डर में घर में रहता है। और बाहर एक मिलिट्री माहौल चल रहा है, जिसे तालिबान का वो मिलिट्री इंसर्जेंस जो है वो रास्ते पे, रोड पे हर जगह देख सकते हैं, जिसे लोग को काफ़ी नया चीज़ है ये, जिसे पुलिस और अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी जो था, इन लोगों का अपीयरेंस और शक्ल बहुत फ़र्क है उन लोगों के और तालिबान के बीच में, जिसे ये तालिबान जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, जिसे उन लोगों के अपीयरेंस से लोग बहुत डर जाते हैं और एक कामलन एक नया चीज़ है। तो अभी के लिए सब लोग एक एक डर में, एक अनक्लियरेंस में अपना घर में बैठे हैं और देखते हैं कि आगे में क्या होगा। अच्छा, सारी सुविधाओं की बात करें तो क्या घर में सारी चीज़ें हैं? घर की महिलाएं घर में हैं, बच्चे घर में, परिवार के कोई लोग बाहर जा पा रहे सामान लेने वगैरह? अभी के लिए जैसे पिछले लास्ट डे से यस्टरडे से अभी तक तो कोई बाहर नहीं गया है। जैसे कुछ दुकानें खुला था और पहले ही दिन में जब अफवाह फैला गया कि तालिबान आ रहा है, लूट मार शुरू हो गई। कुछ लोग जो तालिबान के नाम से या असली तालिबान थे, लोग को पता नहीं, फिर उन्होंने शुरू किया था लूट मार और शुरू किया था फायर करने के लिए गोलियों को। तो इसलिए फैमिलीज़ को बहुत डर लग रहा है। जैसे मैं अपने फैमिली से बात किया था, हमारे घर के आगे एक रोड है जिसे पहले बहुत रश था और अभी एक भी बंदा उधर नहीं दिख रहा है। सारा दुकान, सारा शॉप, सारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम था, ऑफिस सब बंद है और लोग घर में रहते हैं। बस बिना वो लोग जो तालिबान की ताल्लुक करता है वो लोग बाहर चलते हैं और बाहर घूम सकते हैं। अभी के लिए ये नॉर्मल लोग के लिए बहुत बहुत टेंशन में है लोग और कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता है बाहर जाने का। इनसे जल्दी से एक सवाल पूछिए कि इनके रिश्तेदार क्या बता रहे हैं, किस तरह के अनाउंसमेंट्स, टीवी जो ब्रॉडकास्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है? कुछ मैसेजेस हैं, कुछ कहा जा रहा है इन लोगों के लिए, कोई संदेश है, घर में रहना है, बाहर जाना है, लाइफ एज नॉर्मल है, या अभी बंद रहेगा सब कुछ, क्या कहा जा रहा है? देखिए, लगातार जो अनाउंसमेंट हो रही है तालिबानियों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या अनाउंसमेंट वहाँ पे सड़कों पर की जा रही है उनकी तरफ से? अभी तो कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। उधर तालिबान तो पहले की तरह करेगा, तो पहले बहुत दिक्कत आ रही, तो लोग बहुत परेशान था। तालिबानियों की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है जैसे? हाँ, तालिबान की तरफ से अभी अनाउंस यह क्या है कि हम सारे लोग को माफ़ किया है, जो लोग मिलिट्री में काम कर रहे थे, जो लोग ऑफिस सरकारी में काम कर रहे थे। अभी हमारा वी डोंट सीक रेवेंज, हम किसी से इंतकाम नहीं लेते हैं। फिर क्या है कि ये सही है कि तालिबान झगड़ा में अच्छा है, फिर उन लोगों का अभी तक कोई गारंटी, कोई इंश्योरेंस नहीं है कि ये लोग जो कहते हैं वो कर सकते हैं। अदिति, एक बार औरतों से रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताएंगे कि अभी जो हालात है वहाँ पे बातचीत हो पाई है अपने परिवार के लोगों से? क्या बोल रहे हैं वो? परिवार को बहुत मुश्किल में, प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है। इधर कोशिश करती है कि भाग जाए, मगर उस रास्ता नहीं है, कहाँ से भागें, कोई रास्ता नहीं है। परिवार के लोगों से बात हो पाई है, क्या कह रहे हैं वो? जी, वो बहुत परिवार के मारते, मर्दों के सबके हालत ख़राब होगा, नहीं सबके मारते हैं।
हालात बहुत ख़राब था। हालात बहुत खराब है भावना, हम सुन रहे हैं और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह डर है, खौफ है और लोग जो अपने नियर वन से दूर है, उनके मन में भी कितनी ज़्यादा इस वक्त चिंता है, डर है, वो भी हम लगातार देख पा रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये स्पष्ट करते हुए कि कौन सी तारीख है, कौन सा शहर है, ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, विशाल चंद्रा रिसर्च फेलो IDSA के, अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल JKS परिहार डिफेंस एक्सपर्ट है, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन अचल मल्होत्रा जी, एक तरफ ये तस्वीरें जिनमें डर, खौफ, लोगों की हेल्पलेसनेस साफ देखी जा सकती है, और दूसरी तरफ अब से करीब 1 घंटे 15 मिनट बाद, या बल्कि 1 घंटे 19 मिनट बाद जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है UNSC की, क्योंकि एक बड़ा सवाल बार बार ये पूछा गया है, UN कहाँ है? अमेरिका ने धोखा दिया, लेकिन UN कहाँ है? इस मीटिंग से क्या अफगानियों के लिए कोई राहत की या कोई बड़ी खबर आ सकती है? देखिए आदिति, 2 बातें आपने उठाई। जहाँ तक वहाँ की जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तो बहुत नेचुरल है, क्योंकि आम जनता तालिबान के बारे में अच्छी तरह से जानती है, तो उनका पैनिक करना, उनका डर, उनका खौफ और उनकी अपनी सरकार और अपनी आर्मी से नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाई जा रही है। जहाँ तक UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग का सवाल है, इमरजेंसी मीटिंग का सवाल है, तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी टू लिटिल एंड टू लेट इन द डे। अब पिछले इतने महीनों से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये जिस तरह से जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी, उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई इफेक्टिव मेजर नहीं लिया उसे रोकने के लिए। तो अब आप आज की इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? 2 बड़े अहम सवाल हैं। क्या UN सिक्योरिटी काउंसिल इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को आने वाले दिनों में मान्यता देगी या फिर उन पे सैंक्शंस लगाएगी? इन दोनों में से कोई भी किसी भी बात का फैसला आज की मीटिंग में डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। पहले जो है तालिबान उस पर अप्लाई करेगा, इन्होंने अपने देश की कंट्री का नाम बदला है, झंडा बदलेंगे और वो अपनी मान्यता के लिए अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और सिर्फ इस समय एक वहाँ की सिचुएशन को लेके जाहिर है कंसर्न दिखाया जाएगा और फोकस जो रहेगा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे रहेगा। इस समय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस UN बॉडीज के थ्रू किस तरह वहां पहुंचाई जा सकती है। तालिबान से अपील करी जाएगी कि उनकी एक्सेस को रोका नहीं जाए, रेड क्रॉस के काम में बीच में टांग नहीं अड़ाई जाए। अगर वहाँ रेफ्यूजीज के लिए कुछ काम करना है और रिस्टोर रिहेबिलिटेट करना है तो उसमें तालिबान जो है कोई अड़चने नहीं दे। तो इस समय फोकस जो रहेगा ह्यूमैनिटेरियन उस पर रहेगा। और देखिए ग्लोबल प्लेयर जो हैं वो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल कोई सुपर ह्यूमन बॉडी तो है नहीं, वही ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो बाहर गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान को लेके। रशिया चाइना एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ, पीछे उनके यूरोप के जो दूसरे 2 परमानेंट है। तो हाँ, तो अब आप बताइए कि वो बाहर जो कोई डिसीजन नहीं लिया तो अंदर वो उससे हटके क्या डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है सर। जनरल परिहार, मैं आगे आपको वापस फ्लो दूंगी। जनरल परिहार, मैं भारत के लिहाज से इस खबर को समझना भी चाहती हूँ और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जब तालिबान की बात होती है तो सीधे IC-814 जहन में आता है। अब जब तालिबान की बात हो रही है तो तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि तालिबान का वहाँ आना सीधे तौर पर जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हैं उन्हें और बड़ा स्पेस मिलेगा ऑपरेट करने के लिए, टेरर फैक्ट्री चलाने के लिए। और जाहिर तौर पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये भारत के लिए सिरदर्द साबित होगा। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं मेरे बात की वो साथी ने अभी UNSC के बारे में बताया है, मैं उससे पूरी सहमति रखता हूँ, क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अमेरिका, रूस, चाइना तीनों तालिबान के साथ में ही आज हैं, तो वो UNSC में कुछ होगा नहीं सिवाय ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। रहा सवाल हमारा, हमें जो कांधार में जो फ्लाइट का 816 का आप जो बता रहे हैं उससे आगे आने का समय आ चुका है। तालिबान एक मिलिट्री है, उनकी सरकार वहां चलेगी और आपको उसको इग्नोर करने से परेशानी ही बढ़ेगी, तो हमें उनको निगोशिएट करते ही रहना पड़ेगा। अब तालिबान आगे चल के क्या कर सकता है, इसमें 2 इश्यूज आते हैं। पहला जो तालिबानी
इसमें जो एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्वमेंट, जिसमें अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी सारे आज जो है अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी तथा अमेरिका के खिलाफ शुरू में लड़े। अब आगे जब वो फ्री होते हैं तो आगे जाके उनकी एक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ेंगी, जिसमें भारत, हमारा कश्मीर का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसके अलावा नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में भी उनकी एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, ये मैं समझता हूँ। तीसरा इशू जो आता है कि चाइना ने पिछले महीने जब तालिबान का डेलीगेशन चाइना गया या उन्होंने इनवाइट किया, उसके बाद में जो उनके जॉइंट स्टेटमेंट्स आए और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चाइना के जो बोले हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना और तालिबान में साठगांठ हो गई है और पाकिस्तान जो है इसमें कंडूट की तरह काम कर रहा है। पहले वो सीआईए के साथ में था जब आईएसआई और सीआईए ने मिलकर तालिबान बनाया, और अब जो है वो चाइना के साथ में मिलकर इसको करेगा। तो चाइना के हैवी इन्वेस्टमेंट, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह पे चाइना का कैप्चर होना है। अफगानिस्तान में हमने जो प्रोजेक्ट गिफ्ट में दिए, अब आप उनको भूल जाइए, आप उन तक कोई एक्सेस नहीं रख पाएंगे। और तीनों जो मिलके जो है वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं। अब उसको रोकने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको तालिबान के साथ में निगोशिएट करके उनको ग्रेजुअली डिफ्यूज करें और आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरा जो इशू आता है कि जैसे हमने पूरा सपोर्ट अमेरिका को क्वाड में दिया है, जिसकी वजह से रशिया जैसा हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था वो भी अभी हमसे थोड़ा धीरे धीरे जाता जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उसमें हमें साउथ ईस्ट एशिया को फोकस करना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ अफगानिस्तान से और पूरा इलाका है जहाँ हमारे इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमें उसी हिसाब से नेगोशिएट करना होगा, रादर कि हम एक ही देश के साथ में पिछलग्गू बन के लगे रहे। ठीक है, ठीक है। रोबिंदर सचदेव, आज जब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, जब हम रशिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम तालिबान की बात कर रहे हैं, तालिबान जब इस तरह के बड़े स्टेट्स, और फॉर दैट मैटर इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब वो इस तरह के देश, इतने बड़े स्टेट्स जब तालिबान के साथ नेगोशिएट करने लगते हैं, तो मैसेज क्या जाता है फिर? ग्रेट क्वेश्चन। मैसेज ये जाता है कि जो जितना बड़ी न्यूसेंस क्रिएट करेगा, दुनिया के बड़े से बड़े देश उस न्यूसेंस होल्डर के साथ नेगोशिएट करेंगे, राइट। तालिबान को अमेरिका, और ये जो इमेजेस आप दिखा रही हैं, ये इमेजेस तो हिस्ट्री में चली जाएंगी। आपको याद या ध्यान हम सबको शायद हो, वियतनाम से जब अमेरिकन आर्मी निकली थी तो जो पिक्चर्स थी कि साइगॉन में उनकी एम्बेसी के ऊपर छत से हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट कर रहा था, तो अमेरिकन मिलिट्री हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में था कि देखिए कैसा एम्बैरसमेंट है। आज जो हम देख रहे हैं काबुल में, ये तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अमेरिकन एयरफोर्स का क्राफ्ट उड़ रहा है और उसके बगल बगल में अफगान लोग भाग रहे हैं। ये तो टोटल कयास हो गया है। तो न्यूसेंस वाली स्टेट से दुनिया डील करेगी। अमेरिका की छवि पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। बाइडन की अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग में भी इम्पैक्ट पड़ा है, अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनली भी। और तो और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप देखिए, अमेरिका पावर तो एक चीज होती है, पर अमेरिका की वापस फ्लो दूंगी, क्योंकि जिस केओस का आप जिक्र कर रहे हैं उस केओस को मैं इस वक्त स्क्रीन पर भी देख पा रही हूँ और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। सोचिए जरा, ये एयरपोर्ट की दीवार है, ये काबुल एयरपोर्ट है, उसकी दीवार है, उस पर देखिए सिविलियंस, ये डेस्परेशन, ये हेल्पलेसनेस, ये सेंस ऑफ अबेंडनमेंट, ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस वक्त आम अफगानी किस दर्द, किस तकलीफ, किस पीड़ा से होकर गुजर रहा है। ये महज तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस वक्त काबुल में किस तरह का केओस है, काबुल में किस तरह की अफरा तफरी है, काबुल में किस तरह का खौफ है, बल्कि कहना चाहिए अफगानिस्तान में किस तरह का खौफ है। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो मैप भी दिखाया था कि कितनी तेजी से, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से तालिबान ने कदम आगे बढ़ाया अफगानिस्तान में। और अब आप देखिए क्या हुआ, क्या हुआ वो तस्वीरों में। थोड़ी देर पहले एक प्लेन के पीछे भागते हुए लोग, जबरदस्ती लटकने की कोशिश विमान पर, जिसमें लोगों की जान भी गई। इसके अलावा 5 लोगों की जान सुबह गोलीबारी में गई। और अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह का केओस मचा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, बाकी अफगानिस्तान का अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आज पूरे दिन हमने, आपने, सबने देखे। रोबिंदर जी, बात पूरी कर लीजिए सर। केओस, केओस एंड केओस। यस, डेफिनेटली। एक चीज और मैं कहूंगा, जो अभी आप पहले बात कर रही थी कि इंटरनेशनल रिकग्निशन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए तालिबान के पास एक्चुअली मौका बड़ा अच्छा है अगर ये स्मार्ट गेम खेलें।
क्योंकि इनकी इतनी दुनिया में छवि खराब है और इतना एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये इतने हॉरिफिक है, अगर ये थोड़ी सी भी बात कह देंगे ना तो दुनिया बोलेगी अरे वाह, दुनिया विल से ओके अ साई ऑफ रिलीफ, हम इनको रिकॉग्निशन देते हैं। तो तालिबान जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, ऐसी अगर स्टेटमेंट्स देता रहे और ज्यादा एग्रेसिवली विच हंट पे ना जाए, पुराने लोगों को निकाल के ना मारे, विमेन के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज डायरेक्टली अभी ना शुरू कर दे, वो करेगा तो विमेन को तो वो घर में बिठा दे रहे हैं। वो तो यहां तक उनका रूल है कि आपके घर के ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियों में काला पेंट होना चाहिए। आपको फिर मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा। इस वक्त बड़ी खबर हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के अशरफ गनी से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है, वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इमरान खान ने तालिबान का समर्थन किया जो कि एक्सपेक्टेड ही था। तालिबान किस तरह से पाकिस्तान लगातार डिस्टेबलाइज कर रहा है, अफगानिस्तान इस बात को बार बार कहता भी रहा और अब उसी की पुष्टि या तस्दीक आप इसे कह लीजिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान है जिसमें उन्होंने तालिबान का समर्थन किया है और लगातार ये सवाल उठते रहे कि तालिबान जिसे अमेरिका ने खदेड़ दिया था 20 साल बाद, उसके पास इतने सारे हथियार। ये देखिए, अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं 20 साल तक अफगानिस्तान ने संघर्ष किया है। असली गुलामी से ज्यादा खतरनाक मानसिक गुलामी होती है। ये इमरान खान का बयान है तालिबान के समर्थन में। तो जिस कॉम्प्लिसिटी की बात की जा रही थी, जो पाकिस्तान पूरे तरीके से इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए, उसकी तस्दीक खुद इमरान खान कर रहे हैं। अब रविंद्र सचदेव। वो एब्सोल्युटली, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अभी तक पिछले 20 साल से अफगानिस्तान गुलामी में था और अमेरिका और अफगान सरकार की मिलीजुली गुलामी, तो उस मिलीजुली गुलामी में पाकिस्तान इक्वल पार्टनर नहीं था क्या? अभी तक सारी नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता था अभी तक, जो अब कह रहे हैं कि ये तो गुलामी थी, अब इनको फ्रीडम मिला है। तो ये दोनों तरफ खेल रहा था ना पाकिस्तान। गुलामी थी तो उनको गुलाम बनाने में पाकिस्तान का रोल था अमेरिका और अफगान सरकार के साथ, और फ्रीडम वाली बात कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स के साथ रोल था, तालिबान के साथ कि हम आपको आज़ादी दिलाते हैं। तो पाकिस्तान तो दोनों तरफ खेल रहा था खुलेआम से। और डेफिनेटली इन्होंने अभी कुछ दिन पहले तो कहा था ये तो आम आदमी है, कॉमन मैन है, तालिबान तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन आदमी है अफगानिस्तान के। तो अगर ऐसी विचार रखेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप, ये तो बोलने को है, तो इसके पीछे जो इनकी ISI एंड इंटेलिजेंस और मिलिट्री का जो खेल है, वो तो पूरा का पूरा अफगान गवर्नमेंट खुद, अशरफ गानी और इनके वाइस प्रेसिडेंट ने कितनी बार स्टेटमेंट्स दी हैं कि पाकिस्तान हमारा एनिमी बन गया है और ये हमारी सरकार गिरा रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का रोल था, है और रहेगा, और आगे जाने में भी पाकिस्तान अपने इस रोल को, पाकिस्तान अपने को अच्छे से पोजीशन कर रहा है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड रशिया। ये कहेगा जिसको भी आना है यहां काम करो, मैं तालिबान को संभाल लूंगा और मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगा। मेरी आर्मी तो एक, जैसे कहते हैं ना, ठेकेदार आर्मी है। आपको जहां सिक्योरिटी चाहिए मैं वहां पे 1000 पाकिस्तानी सोल्जर लगा दूंगा, आप हमें साल के $10 मिलियन $50 मिलियन दे देना। तो पाकिस्तान वहां से पैसे भी कमाएगा, राइट, इन एडिशन टू अपने बाकी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्ले आउट करने में। एब्सोल्युटली। हमारे साथ विशाल चंद्रा भी है। विशाल चंद्रा, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आप में हमारे दर्शकों के लिए जानना ही दिलचस्प होगा, मुल्ला ब्रादर जिसका नाम वो बार बार सुन रहे होंगे, दरअसल 2010 में जेल में गया था, 2018 में जेल से बाहर आता है। और जब मैं चाइना, रशिया, US के बारे में सोच रही हूँ और वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो जेल से जो कैदी थे, जो आतंकी थे, खूंखार आतंकी थे, उन्हें फ्री कर दिया जाता है। इसीलिए बार बार मैं सवाल उठा रही हूँ कि इस दुनिया में क्या अब ये नौबत आ गई कि आप आतंकियों के साथ नेगोशिएट करेंगे, आप आतंकियों को लेजिटिमेसी देंगे? देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा 2018 में, जब अमेरिकन ने तालिबान से सीधे बातचीत करना शुरू किया था। उन्होंने पहली कोशिश की थी ओबामा के समय में, पर उस समय वो चाह रहे थे कि अफगान सरकार और तालिबान के बीच में बातचीत हो। पर जब वो कोशिशें विफल होती रहीं और ट्रंप ने ये सोच लिया कि उनको वहां से अपनी फौजें हटानी, जो कि उनका इलेक्टोरल एजेंडा भी था, तो उन्होंने सीधी बातचीत शुरू की तालिबान से 2018 में। और पाकिस्तान, जो कि स्पॉन्सर था टेररिज्म का अफगानिस्तान में, वो एक पीस फैसिलिटेटर बन गया और सारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान
दोहा पे हो गया, या तालिबान के वायलेंस पे हो गया, या तालिबान जब आस पड़ोस में जब रीजनल कैपिटल्स में जाते थे तो पाकिस्तान ने बड़ी सफाई से अपनी तरफ से सारा ध्यान अफगानिस्तान और दोहा की तरफ मोड़ दिया। दूसरा हमें ये समझना होगा मुल्ला बरादर को क्यों छोड़ा गया। तो क्या महज 10 दिन, जी हाँ, 20 साल के गेम्स को अमेरिका ने महज 10 दिन में तालिबान के सामने खो दिया या परोस कर रख दिया? ये वो सवाल है जो अफगानी पूछ रहे हैं। उन्हें धोखे की फीलिंग आ रही, उन्हें लेट डाउन की फीलिंग आ रही है, उन्हें अबेंडनमेंट की फीलिंग आ रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और विशाल जी, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही थी मुल्ला बरादर को लेकर, वो बहुत अहम हो जाता है। 2018 में वो जेल से बाहर आया, रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि वो एक डील का हिस्सा था, एक डील के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बाहर आने दिया। देखिए, सन 90 के दशक में जब तालिबान रजीम थी तो उनके सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो उनको नहीं मिल रही थी, जबकि उनके ऑफिस अमेरिका में भी थे, चीन के डेलीगेशंस आते थे, और रूसियों ने भी सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं उनको एंगेज किया था। और आपको अगर ध्यान हो तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी है यूनोकाल, जो कोशिश कर रही थी ऑयल पाइपलाइन के लिए। अर्जेंटीनियन फर्म थी ब्रिडास। तो कहीं ना कहीं उनको एंगेज तो किया जा रहा था, पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पा रही थी। दूसरी थी इंटरनेशनल एड एंड असिस्टेंस, वो भी उनको नहीं मिल रहा था। तो आज जब हम तालिबान को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन चीजों को समझ रहे हैं, खासकर उनकी जो सीनियर लीडरशिप है। और इसीलिए हमें उनको 2 चेहरा दिखता है, एक जो दोहा में है, जो मुल्ला बरादर की लीडरशिप में चल रहा है, और एक शूरा बैठा है, क्वेटा शूरा, जो ताकतवर है, जिसके साथ मिलिट्री कमीशन है, मिलिट्री कमांडर्स हैं। और हम जब तालिबान की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उनके साथ हक्कानी नेटवर्क है। सिराजुद्दीन हक्कानी डेप्यूटी लीडर है उनका, और जो पूर्वी हिस्सा है अफगानिस्तान का और दक्षिणी, वो पूरा सिराजुद्दीन हक्कानी के तहत आता है। दक्षिणी हिस्से का हिस्सा दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी हिस्सा मुल्ला याकूब के कमान में है। तो 2-3 ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, क्योंकि तालिबान कोई मोनोलिथ नहीं है। पर जो दोहा शूरा है, उमर का बेटा है जी, और मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा है जी। तो और जो दोहा शूरा है वो सारे रीजनल कैपिटल्स में जाता है, सारी मीटिंग्स में जाता है, मुल्ला बरादर और स्टनकज़ई के कमांड में। और उनका काम है कि एक ऐसा मुखौटा, एक ऐसा चेहरा लोगों के सामने रखें, खासकर जब इंटरनेशनल ऑडियंस से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो लोगों को एक ये एहसास कराए कि ये दूसरे तालिबान हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज किया है सर, मुखौटा। अब मैं इसमें अचल मल्होत्रा जी को लेके आना चाहती हूँ। बार बार हम एक बात को लेकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेजिटिमेसी, रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। एक डिस्कशन जो सोशल मीडिया पर भी हमने देखा, सडनली द वर्ल्ड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। कुल मिलाकर ये जो मुखौटा है, और इसीलिए जो कमांडर्स के बारे में मैं बात कर रही थी, या मुल्ला बरादर के बारे में जो मैंने बात की, वो इसीलिए कि ताकि दर्शकों को समझ में आए कि दुनिया किस तरह के चेहरों के साथ डील कर रही है। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। हाँ, लेकिन क्या चाइना और रशिया ने तालिबान का काम आसान कर दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर? और दूसरा एक सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है सर, वो ये कि 90,000 तालिबान के फाइटर्स और इधर करीब 3 लाख अफगानी फोर्सेस की बात अमेरिका कर रहा था, वो टिक क्यों नहीं पाए यहाँ पर? देखिए आदित्य, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। 90,000 वर्सेस 3-3.5 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, ये 90,000 अकेले नहीं थे। इनके पीछे बहुत बड़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, मॉरल सपोर्ट थी, मटेरियल सपोर्ट थी, और वो कहाँ से आ रही है इस बारे में हम सब चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान सपोर्टेड बाय चाइना। तो ये 90,000 लोग खुद ऐसे नहीं लड़ रहे थे। और दूसरा, थोड़ा सा जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मुझे जानकारी मिली है, आर्मी की स्ट्रेटेजी में भी थोड़ी गलती थी। उन्होंने अपना पूरा फोकस मेट्रो सिटीज को डिफेंड करने में लगा रखा था शुरू में। तो जो आपके जो एक्सटीरियर, जो बाहर के एरियाज हैं, वो ऑलमोस्ट अनगार्डेड थे। इसमें हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी सोच गलत है। तो बहरहाल मल्टीपल फैक्टर्स से जिसके चलते हुए दुनिया ने सोचा नहीं था जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया।
अभी आपने दूसरा सवाल जो उठाया, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये चर्चा तो कई साल पहले हो गई थी और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी होता है, कोई उसमें गुड और बैड वाली बात होती नहीं है। अब देखिए, आपका जो तालिबान 2.0 है वो इस बात का महसूस करता है, तो एटलीस्ट वो अपनी जो एक इंटरनेशनल इमेज है उसको बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे वो कहना चाह रहा है कि हम ये जो इस बार आ रहे हैं हम रिफॉर्म्ड तालिबान है, हम पीसफुल जो है ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते हैं। देखिए, हमने काबुल में कोई खून खराबा नहीं होने दिया, तो इसलिए ये बात जो है ये हमारी रिकॉग्निशन के रास्ते में आनी नहीं चाहिए, ये उनका कहना है। फिर वो भारत को लेके भी कहते हैं, उन्होंने ये भारत के लिए स्टेटमेंट दी कि वो इस बात की कदर करते हैं कि हमने भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने अफगान लोगों की कितनी ज्यादा मदद करी, और आने वाले वक्त में वो चाहेंगे कि भारत फिर आए अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में उनकी मदद करे। तो और चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवा के बहुत पहले ही इस बात को अनाउंस कर दिया कि अगर तालिबान का कब्जा होता है अफगानिस्तान के ऊपर तो वो सबसे पहली शायद कंट्री होगी जो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। इससे पहले पिछली बार 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान। इस बार चाइना और जुड़ेगा, 4 टू बिगिन विद, ऑन द प्रिजम्पशन की शायद बाद में कुछ ऐसी तालिबान की तरफ से, जैसे रॉबिन भी कह रहे थे कि तालिबान कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करे जिसके चलते इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे इंटरनेशनल फोल्ड में एक्सेप्ट कर ले। ठीक, जनरल परिहार, एक मुखौटे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम लगातार जिस तरह के वेपन्स, जिस तरह की ट्रेनिंग ये जो तालिबानियों के पास थी, जिसके सामने अफगान फोर्सेस तक नहीं टिक पाए, मैं आपसे फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं खास तौर पर इसमें इंडिया सेंट्रिक डिस्कशन चाहती हूँ आपसे। अब भारत को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? हाँ, मैं इसके पहले 1 मिनट लूंगा। जो मुझसे पहले पूछा गया था कि अफगान आर्मी कोलैप्स क्यों हुई, तो मैं उसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अफगान आर्मी का सारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो ऑर्डिनेंस रिलेटेड होते हैं, सप्लाई चेन, जो सारा अमेरिकन आर्मी का होता था, और 3 लाख की फिगर उनकी जो थी वो ऑन पेपर थी। करप्शन इतना ज्यादा था कि वो आर्मी टोटल जो है उनकी 80-90 हजार से ज्यादा की थी नहीं। उसकी सारी सैलरीज जो थी वो अशरफ गनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल और आर्मी के वहां के जो थे वो लोग आपस में मिल बांट के खाते रहे, क्योंकि करप्शन उनको खा गया। सिर्फ 20 हजार उनके पास में कमांडोज थे, जिनको भी बाद में लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिला, तो वो आर्मी में काफी डिससेटिस्फैक्शन था। अब हमारा जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो आगे फ्यूचर क्या होना है, तो मैं डिफेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा जो प्राइम फोकस जाता है वो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में इनकी तालिबान की बढ़ती हुई एक्टिविटीज थी। जैसे सब बात कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लेने के लिए एक मॉडल फेस सामने रख रहा है, तो इमीडिएट फ्यूचर में तालिबान की एक्टिविटीज यहाँ नहीं बढ़ेंगी, पर आगे चल के उनके एक्टिविटीज जो है वो इस इलाके में बिल्कुल बढ़ना है, मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई को और आर्मी के वहां के जो जनरल्स हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग ओपियम की होती है, अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा ओपियम रिलेटेड है और तालिबान उसको कैप्चर कर चुका है। पूरा मार्केट लीगल इलीगल ट्रैफिकिंग वो तालिबान पिछले 10 साल से कर रहा है, ये इनकी नेक्सस है। तो असली लड़ाई ओपियम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनरल्स वगैरह की है, वो इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट वाजिब है। अब पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट के साथ में तालिबान धीरे धीरे आगे आएगा। मगर रहा सवाल रिकॉग्निशन का, तो मैं आपको मेरा प्रेडिक्शन यही कि भारत भी तालिबान को 3 महीने के अंदर में रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज जब बाकी बड़े देश उसमें आ जाएंगे तो उसके बाद में जब उसको यूनाइटेड नेशन में उनको मेंबरशिप अगर मिलती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पीपुल ऑफ अफगानिस्तान, फिर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं रहती। तीसरा, जैसे 99 में जब हाईजैक हुआ था, हमारा कोई डिप्लोमेटिक उनसे कॉन्टेक्ट नहीं था, वो इसकी ना आए, इसलिए हर हालत में अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ में भारत के रिलेशंस डेफिनेटली बनेंगे। और डिफेंस स्ट्रेटेजीज जो कहती है वो ये है कि आप इनको ग्रेजुअली डिफ्यूज करिए, बजाय इसके कि प्रोएक्टिव करके आप उनके अगेंस्ट में जाके उनको और हमसे ज्यादा दूर करें और चाइना पाकिस्तान के साथ ही चले जाएं। जी, रोबिंदर सचदेव भी हमारे साथ है। रोबिंदर सचदेव, जो हम तालिबान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं, दोनों के बीच नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, सवाल जो उठना चाहिए, वीगर मुसलमान न तालिबान को दिखते हैं न चीन को दिखते हैं,
सवाल ये भी उठेगा तो आपस में क्या नेगोशिएशन हुआ इनके बीच। सवाल ये भी उठेगा क्या कुल मिलाकर पाकिस्तान और चाइना की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें, ये जो पूरी तालिबान ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, क्या वो इंडिया को देखकर बनाई गई है, इंडिया की ग्रोइंग माइट को देखकर बनाई गई है? वो दोनों चीज को देख के बनाई गई है, इंडिया की ग्रोइंग माइट को भी, एंड सेकेंडली ये जो इलाका है सेंट्रल एशिया का जिसे कहा जाता है ग्रेट गेम, उस ग्रेट गेम के लिए भी और भारत के लिए भी। और मैं क्विक 2 पॉइंट्स कहूंगा जो आपका क्वेश्चन था कि भारत के लिए क्या हमारे चैलेंज है। 1, जैसे मेरे से पहले भी स्पीकर ने कहा, देखिए यहां पर तालिबान जो अफगानी है उसके अलावा करीब 10 से 15 या 20 हजार फॉरेन जिहादी हैं। अगर अफगानिस्तान में जिहाद की विक्ट्री हो गई, ये तो बेचारे बेरोजगार हो गए ना। और ये लोग ऐसे हैं जिनको जिहाद का नशा है, इन्हें अब अगला जिहाद चाहिए। अगला जिहाद कहां? ISI और चाइना मिलकर के POK की तरफ, नेपाल, हमारे जितने भी बाउंड्री है यहां से अब हमें बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। 1, सेकेंडली इसके साथ ओपीएम ड्रग्स का पैसा, तो पैसा एंड जिहादी, हमें अपने बॉर्डर्स को मोस्ट सिवियरली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दैट इज 1 इमीडिएट। सेकेंड, ईरान, हमारे पास कुछ छोटी सी अपॉर्चुनिटी है जो हमें करना चाहिए। वो है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई हैं, जिसके चलते हम ईरान से कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे और हम तो टोटल इस एरिया से बाहर हो गए हैं, राइट। तो अगर हमें ईरान के साथ कुछ अपने रिश्ते बढ़ाकर सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है तो अमेरिका भी कुछ हद तक सॉफ्ट है कि न्यूक्लियर सैंक्शंस हटाई जाएं चाइना से। हमें एज अ फ्रेंड अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए सैंक्शंस आप हटाओ, आपका और हमारा दोनों का फायदा है। और जिसके चलते हम ईरान के साथ अपने रिश्ते कुछ बढ़ाएं और हम सेंट्रल एशिया की तरफ कहीं पहुंचे। अगर हम ये ईरान सैंक्शंस नहीं हटी तो हम तो टोटल ब्लॉकआउट हो जाएंगे इस जोन से। दैट इज 1। सेकेंडली, फॉरेन जिहादी को ISI इधर भेजेगा, प्लस अफगान के भी ऑलरेडी जो तालिबान हैं बड़े सारे 2-2.5 लाख जितने भी हैं, उनमें से भी 5-10% ऐसे होंगे जो अगला जिहाद ढूंढेंगे। अगला जिहाद का उइगुर वो जाएंगे नहीं क्योंकि चाइना से डील है कि वहां नहीं आना है, तो चाइना तो क्लास ले लेगा इनकी। रशिया की तरफ जा नहीं पाएंगे, रशिया भी स्ट्रिक्ट रह रहा है, चेचन इंगुश। तो पाकिस्तान और चाइना मिलके भारत के जितने भी इनको अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हमारे POK साइड में, हमारी चाइनीज बाउंड्री में, हमारी नेपाल बाउंड्री जहां से पहले भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, यहां से इन्फिल्ट्रेशंस बढ़ेंगी आतंकियों की और पैसे की। क्योंकि अब तो इनको खुलेआम, अभी तक तो चलिए ओपीएम ड्रग जितना भी ट्रेड बहुत चल रहा है जिससे पैसा कमा रहे हैं, बट अब तालिबान के अंडर तो ओपीएम ट्रेड और ओपीएम बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो स्मगलिंग चैनल्स हैं जो ड्रग्स की, इनके थ्रू पैसा आएगा, एज वेल एज आतंकी भारत की तरफ पुश किए जाएंगे। हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है। सॉरी, कैन इंडिया नेगोशिएट? India can, not much actually, India cannot, but where India can play a role is to bring peace between or sanctions lifting against Iran. ठीक, वो एक कॉन्क्रीट चीज हम कर सकते हैं। उसके अलावा अभी जो अभी जो इवॉल्व हो रहा है थिएटर, इस थिएटर पे हम कुछ ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। और यस, हम ऑफर, जो तालिबान भी कह रहे थे कल, आज उन्होंने कहा भाई भारत आप तो हमारे दोस्त हैं, मिलिटरीली हमसे कुछ मत कीजिए, हमारी कंस्ट्रक्शन की एड में मदद में आइए आप आगे चल के, तो वहां हम जाके एड करेंगे। पर एड करने का आपको कॉन्क्रीट फायदा थोड़ी हमें मिलता है। ठीक है, गुडविल जनरेट हो जाती है, गुडविल तो अफगानिस्तान में हमारी बहुत है, बहुत है। तालिबानी लोगों के बीच में भी ऑल सेक्शंस ऑफ अफगानिस्तान हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, बट वहां जो ये फितरत वाले एलिमेंट्स हैं, जो पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये पूरा गेम हमारे खिलाफ कर दिया है और पाकिस्तान उसको लीवरेज करेगा, पाकिस्तान इस तरफ पुश करेगा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस समय लीवरेज, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कोई लीवरेज नहीं है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल चंद्रा, अचल मल्होत्रा, मेजर जनरल JKS परिहार, रॉबिंदर सचदेव, इन पूरे इनसाइट्स के लिए। तो एक शब्द का इस्तेमाल अभी किया रॉबिंदर सचदेव ने, थिएटर। तो इस समय ये जिस तरह का थिएटर अमेरिका ने क्रिएट किया, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, भारत के अपने कंसर्न्स के लिहाज से, अफगानियों की सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि लगातार एक सवाल जो उठ रहा है कि अब अफगानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी सरकार ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अबेंडन कर दिया उन्हें। और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अब से करीब 45 मिनट बाद ये मीटिंग होगी, UNSC की ये मीटिंग है, निगाहें रहेंगी इस मीटिंग पर। अफगानिस्तान को लेकर यह अहम मीटिंग है, अध्यक्षता
भारत कर रहा है, क्योंकि अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत के पास है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे, इस बड़ी खबर पर अपडेट्स जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। अभी हम लौट रहे हैं बस थोड़ी ही देर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.